कर दी बातें नहीं हुई। नमस्कार भाई सभी को। सभी जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्ची। जय माँ सरस्वती। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बातें नहीं भाई। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की आज ये दूसरी क्लास अभी। आज नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और जहां क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैंने तुम्हें बता दिया अभी नेशनल इनकम जो सबसे पहले जो अनुमान लगाया था वो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। जो कब लगाया? 1867-68 में लगाया। उसके बाद बात करें भी राष्ट्र जो दादा भाई नौरोजी थे उसकी बुक्स जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने का काम किया है भी कैसे जो हमारा धन है भी कहाँ कहाँ से आता है, कितना हमारे देश में आमदनी हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है। तो वो जो गरीब भी है बेरोजगार है उसके बारे में सब कुछ लिखा था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले गरीबी का जिक्र करने वाला, बेरोजगारी का जिक्र करने वाला, राष्ट्रीय आय का जिक्र करने वाला कौन था भाई? दादा भाई नौरोजी था। क्लियर है? उसके बाद हमने कल जो शुरू किया था जीडीपी से। क्या शुरू किया था? जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ग्रॉस जैसे हिंदी में अगर बात करें तो इसके क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में। हाँ जी, सकल घरेलू उत्पाद में, ये हिंदी में इसका वर्णन है। और इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक है प्रोडक्ट। ये क्या होता है ध्यान से सुन लेना, जो बच्चों ने लिख रखा है तुम्हें परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है भी इसमें आता क्या है। आपसे सीधा ही पूछता है एग्जाम में, जीडीपी लिखा होता है। जीडीपी तुम्हें पता होना चाहिए भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये एक देश के भीतर, एक देश के अंदर जीडीपी का जिक्र क्या आता है भी किस में होता है? ये एक है देश के अंदर, एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक है वित्तीय वर्ष में। और वित्तीय वर्ष कब से लेके कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ये ध्यान रखना। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्लियर भी? एक देश, ये भी पूछेगा क्वेश्चन भी, जो जीडीपी है जीएनपी में आगे डिफरेंस, तुम पहले जीडीपी समझो। जीडीपी है डोमेस्टिक, घर की बात आ गई तो अपने घर की बात कर। क्लियर भी? चाहे वो घर हो, जिला हो, देश हो, हम अपने बाहर देश को ले रहे हैं तो ध्यान रखना। इसे कुछ भी पूछ सकता है भी, अगर पूछ ले भी यूएसए की जो जीडीपी है वो कितनी है, जैसे हम आगे जीडीपी में हमारा जो स्थान है वो कौन सा, अच्छा 500 नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो आगे मैं सारा लिखाऊंगी वन लीनियर। पर ध्यान से सुन लो भी जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है? एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनके बीच में सभी अंतिम वस्तुएं जो फाइनल गुड्स है और सेवाएं, उनके मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है वो किसमें इंक्लूड होता है? जीडीपी में होता है। क्लियर भी? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी, मेरे को जीडीपी समझ में नहीं आया है भी किसी बच्चे को दिक्कत? जीडीपी क्या है भाई? एक देश के अंदर, लिख लो पूरी परिभाषा, लिखना चाहो तो कल मैंने बच्चों को लिखा दी थी भी। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में सभी बातें नहीं हुई, जिन बच्चों ने लिख रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है भी। तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए भी एक देश के अंदर जहां जीडीपी का जिक्र आए तो एक देश के अंदर जीएनपी का आए भी, देश के साथ बाहर का भी हम साथ लेंगे। तो ये ध्यान रखना, जीडीपी में क्या है भी एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो किस में आता है भी? जीडीपी में आता है। क्लियर में? क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बनते आगे चलिए। अब मैं जीडीपी लिखूंगी, ना कि मैं पूरा लिखूंगी, मैं सिर्फ सिंपल जीडीपी लिखूंगी। आपको समझ में आना चाहिए भी जीडीपी किस लिए, जो जीडीपी एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश के अंदर सभी अंतिम गुड्स और सेवाएं, उनका जो योग होता है वो किस में आता है? जीडीपी में आता है। कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा भी एनडीपी दे रखा होता है। एनडीपी अगर पहले इससे समझो, पी से पी सेम है, डी से डी सेम है, चेंज इसमें है, इसमें चेंज है ना भाई, जी से एन बना दिया। तो जी क्या है भी? ग्रोस है, टोटल है, सकल मतलब टोटल भी, कुल क्या है भी ये? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस है। और इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? नेट है भी, शुद्ध, जो शुद्ध है, सकल है। तो ये ध्यान समझने की कोशिश करें, लिखना कहीं मिल जाएगा तुम्हें, कहीं भी ले लेना, बुक्स में ये बातें मिलेगी तुम्हें। जी है वो ग्रोस टोटल बताया गया है, उसका शुद्ध बनाना है। शुद्ध अगर किसी चीज को बनाना हो, किसी चीज को, तो उसमें से हम क्या करेंगे भी? हमारे जो पैसे लगे, हमारी जो घिसावट वगैरह थी, वो हम माइनस कर देते हैं, तो शुद्ध निकल के आ जाता है कोई चीज। मान लो टोटल अगर खेती का, जैसे हम मान लो अब जैसे खेती है, सरसों है किसी के कनक है, वो हम बेच के आते हैं, गेहूं वगैरह, जो पैसे आते हैं वो हो गया आपका सकल, टोटल हो गया। उससे आप जिस सरसों में जो आपने भाई जो बीज का पैसा, पानी का, और भी उसमें कुछ जो ये खाद वगैरह डाली है, वो गेहूं में अलग, वो चीजें जो डाली है वो माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है? शुद्ध निकल के आ जाता है भी। हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो निकल के आ जाता है। यही बात इसी में है भी, एक देश की है भी। टोटल जीडीपी की बात करें तो उसमें मिक्स है हमारा खर्चा, हमारी जो मशीनरी घिसावट है, हमारी मेहनत है, वो सारी क्या है? मिक्स है सकल में, टोटल में। अगर उसको एनडीपी बना दे तो जीडीपी से हम क्या माइनस करेंगे भी? मूल्यह्रास। क्या माइनस करेंगे? मूल्यह्रास। जो माइनस करते हैं तो क्या निकल के आ जाती है मेरी? एनडीपी आ जाती है। जो जीडीपी से हम घिसावट वगैरह माइनस कर देते हैं, टोटल जो हमारी जीडीपी टोटल, मैंने जैसे आपको कहा भी गेहूं और सरसों जो हम बेच के पैसे लेके आते हैं, उससे हमारा जो खर्चा लगा वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? हमारी शुद्ध आमदनी आ जाएगी ना एक देश की। तो क्या वही है भी? एनडीपी क्या है? लिख लो इसकी फुल फॉर्म, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वहां क्या है भी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो ये जो आप लिख रहे हो भी, तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है भी जीडीपी से एनडीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे भी? जीडीपी से क्या माइनस कर देंगे? मूल्यह्रास माइनस कर देंगे, जो घिसावट वगैरह खर्चा वो माइनस है कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई? एनडीपी आ जाएगा। क्या है ये? शुद्ध घरेलू उत्पाद में। क्या है ये? शुद्ध घरेलू उत्पाद है भी। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्लियर में? ये इधर लड़कों में क्लियर है? आपसे पूछ रही हूँ, आपसे। हाँ, पीछे से जो बैच, पीछे वाले नहीं, ये वाले में। हाँ, आपसे पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, आपसे समझ में आया? आगे क्या है फिर बता दे। जीडीपी तेरी भाषा में बता दे, कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने आपने लिखा है, तेरे को जैसे समझ में आया वैसे बता दे। क्या है जीडीपी?
जो मैंने परिभाषा लिखाई वो तो तुम्हें हर जगह मिलेगी देखने को। क्या है भाई जीडीपी, देख के बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही बता दे भी जीडीपी काउंट की जाती है वो कौन से वर्ष की काउंट की जाती है, बातें नहीं ली। जीडीपी जो काउंट की जाती है एक देश की वो कौन से वर्ष की काउंट की जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से वर्ष की काउंट की जाती है, कौन से वर्ष की? तो यहाँ शारीरिक रूप से बैठा है, मेंटली तेरा दिमाग यहाँ नहीं है। अगर इतना होता तो मैंने हर बात यही मेरा मकसद क्या है भी बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। टॉपिक ये सारा 40 मिनट का है, 2 घंटे लगा रही हूँ, कल 1 घंटा लगाया, आज 1 घंटा लगाया, क्यों भी बच्चे को समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, 1 अप्रैल से कब तक है? हाँ जी, जीडीपी जो काउंट की जाती है वो एक वित्तीय वर्ष की, सीधा पूछ ले भी जीडीपी किस वर्ष की काउंट की जाती है, वित्तीय वर्ष की। और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। क्लियर भी, क्लियर है? आगे चलो। बातें नहीं, जो ये जीडीपी है, सुन लो भी, बातें नहीं, ये जो जीडीपी है ये, जैसे अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम जैसे कई बार एग्जाम में पूछा आता भी किन का सहयोग है, सीधा पूछ लेता है। जीडीपी दोबारा लिख, जीडीपी C+I+G, C+I+G लिख लो, बताऊंगी। जो जीडीपी है किन किन से आती है, C+I+G में। C से होता है भी कंज्यूमर, उपभोक्ता भी। I से होता है इन्वेस्टमेंट भी, निवेश भी। G से होता है भी गवर्नमेंट, सरकारी वे भी। जो जीडीपी है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको ऑप्शन में दिया होगा किसी में, इसमें आगे मैं और बताऊंगी भी। जीडीपी की जो सही परिभाषा है वो ये है भी, इन तीनों का प्लस है भी जीडीपी, उपभोक्ता, निवेश और सरकारी भी। क्लियर है? सी से कंज्यूमर, आई से इन्वेस्टमेंट और जी से गवर्नमेंट। क्लियर है भी, क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट भी, कोई डाउट नहीं है? चलो फिर आगे। उसके बाद मैं लिख रही हूँ भी जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, राष्ट्रीय उत्पाद में। जैसे मैंने बताया भी ग्रोस होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। नेशनल है वो राष्ट्रीय आय भी एक देश की होगी। पहले हम एक घर की बात कर रहे थे, वो एक घर मतलब अपने देश के भीतर, देश से बाहर नहीं। देश, पैसे तो देश से बाहर से भी आते हैं, अरे देश के बाहर से भी पैसे आते होंगे, हम आयात निर्यात करते हैं, पैसे आते हैं। हाँ, वो इंक्लूड ना हो तब तो वो जीडीपी कहलाती है, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है वो क्या बन जाती है, जीएनपी बन जाती है। तो जीएनपी क्या है भी, ग्रोस नेशनल है प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। क्लियर यहां तक? लिखो भी, इसकी परिभाषा लिख लो, जीएनपी की परिभाषा लिखो। एक देश में एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम उत्पादित 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 भी वस्तुएं
और सेवाएं के मौद्रिक मूल्य के योग के साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ते हैं तो यह राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है। या सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय आय लिख लिया कोई गलत नहीं है अभी। सकल राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। बस तुम्हें दो ही बातें ध्यान रखनी है, इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल गुड्स और सर्विस हो, एक देश के भीतर हो, वो तो होती है जीडीपी। और जो जीडीपी है उसमें अगर हम प्लस कर देते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो वो क्या बन जाते हैं अभी? जीएनपी बन जाते हैं। क्लियर? एक देश के अंदर की बात कर रहा है तो वो जीडीपी की बात कर रहा है, अगर वो जीएनपी की बात कर रहा है तो देश की बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड होंगे जीडीपी में। तो इसका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी जो जीएनपी है वो किन का योग है। जैसे लिखा आता है भी जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये भी आपके ऑप्शन में लिखा आता है भाई जीएनपी किन का योग है। जीडीपी में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो प्लस कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? भी जीएनपी बन जाते हैं। क्या बन जाती है? जीएनपी बन जाती है। अब जो विदेशी आय है पहले लिखो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय किन का है, किन से आती है वो? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय इक्वल का साइन एक्स माइनस एम बी। एक्स माइनस एम, एक्स क्या है भाई? एक्सपोर्ट, और एम क्या है? इंपोर्ट। लिख लो। जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय आती है वो किन से आती है? एक्स माइनस एम लिखने से एक्स क्या है? एक्सपोर्ट, और एम क्या है? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट निर्यात होता है। जैसे भारत यूएसए को कोई सामान दे रहा है तो वो क्या भारत का एक्सपोर्ट है। भारत यूएसए से कोई सामान खरीद रहा है तो वो क्या है? भारत का आयात, इंपोर्ट है। क्या है? भारत का आयात है। जिनको भी हिंदी में लिख लो, कई बच्चे फिर कंफ्यूजिंग होंगे। आयात में और निर्यात। अगर हम जैसे भारत यूएसए को कोई सामान भेज रहा है तो वो भारत का क्या है? एक्सपोर्ट है, निर्यात है। भारत यूएसए से कोई सामान ले रहा है तो वो भारत का क्या है? आयात है भी। क्या है? आयात है। क्लियर है? अगर सीधा ही एक ही परिभाषा से ध्यान रखना चाहते हो, भारत यूएसए को कोई सामान भेज रहा है तो वो भारत का क्या है? एक्सपोर्ट है। यूएसए का क्या है? वो इंपोर्ट है, क्योंकि वो भारत से सामान खरीद रहा है ना। भारत भेज रहा है और यूएसए क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो भारत का एक्सपोर्ट हो गया और यूएसए का क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। क्लियर भाई? क्लियर है? इन दोनों से जो शुद्ध आय निकल के आती है, जो अगर भारत की, क्योंकि हम भारत को ही लेके चलते हैं अभी, भारत को एक्सपोर्ट से जो प्राप्त आय है वो किसकी आय कहलाएगी? नहीं, भारत की आय कहलाएगी। एक्सपोर्ट से जो प्राप्त आय है
जो प्राप्त आय है वो किसकी है भी? आय भारत की है। इंपोर्ट से जो प्राप्त आय है वो किसकी आय है भी? अरे कोई सामान हम बेचेंगे तो पैसे देगा यूएसए में, तो वो किसकी आय होगी? भारत की होगी। और इंपोर्ट भारत कर रहा है, सामान भारत खरीद रहा है यूएसए से, तो भारत का क्या होगी वो भाई? उसके बे होगा, उसकी आय यूएसए को जाएगी। कोई सामान हम यूएसए से ले रहे हैं, मान लो एक फोन ले रहे हैं यूएसए से, तो पैसे किसके पास जाएंगे? यूएसए के पास जाएंगे। तो जो भारत जो प्राप्त आय एक्सपोर्ट से प्राप्त होती है, और इंपोर्ट से क्या होता है? उनका व्यय होता है, खर्च होता है। कुछ भी लिख लो तुम्हारी भाषा में, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे लिख लो। वो भारत की आय क्या होगी? व्यय होगी। आय व्यय होगी। आय लिख लो, इसके पीछे बे आय या खर्च आय, जो हम खर्च कर रहे हैं। तुम्हें समझ में आना चाहिए भी। एक्सपोर्ट अगर करता है भाई देश, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो आय भारत की कहलाएगी। अगर भारत इंपोर्ट कर रहा है तो भारत का क्या होगा? खर्चा होगा, व्यय होगा। उनकी आय देशों के साथ जाएगी, दूसरे देशों में जाएगी। क्लियर है? अरे कोई सामान हम बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे, अगर सामान खरीद रहे हैं तो पैसे जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? इन दोनों का जैसे अगर मान लो ये प्लस माइनस भी होती है, ये सुन लो पहले। मान लो हमने, मैं यहां लिख रही हूं, अब एक्स एम से लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? मान लो एक्स जो हमने एक्सपोर्ट से जो पैसे प्राप्त हुए वो 100 रुपए हुए, और इंपोर्ट से जो प्राप्त हुए वो 120 हुए। हमने दिए, खर्च किए इंपोर्ट पे, वो हमने 120 किए, और प्राप्त हुए हमें 100। तो किस में आएगा भाई आंसर? -20 हो गया। -20 हो गया। समझ में आया या नहीं आया? पैसे तो 100 आ रहे हैं, सामान हम खरीद 120 कर रहे हैं, भेज 100 कर रहे हैं। क्लियर? तो मैंने आपको बताया भी जो जीएनपी है वो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त जो आय है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हम प्लस करते हैं। जीडीपी मान लो हमारी 100 रुपए पहले जीडीपी है। जीडीपी हमें घरेलू जो पैसा आया है भी, जो अंतिम वस्तुओं का जो पैसा आया वो 100 रुपए आया है, और यहां से जो विदेशों से हमें प्राप्त आय हुई है वो माइनस में गई है भाई 20। तो हम जैसे 100 पहले है, साइन प्लस का दिया पहले, तो माइनस का 20 लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? 80 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। अरे माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमारी जो जीडीपी है वो जीएनपी है, वो कितनी आएगी? 80 आएगी। कितनी आएगी? 80। जीडीपी कितनी है? 100। जीएनपी ज्यादा है या जीडीपी ज्यादा है? जीडीपी। हमेशा जीडीपी नहीं होती भी, जीएनपी ज्यादा रहती है। ये समझाने का था भी। आपको एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे भी, कह दे भी जीडीपी, एक देश की जीडीपी है 100 रुपए, उसका एक्सपोर्ट है 100 रुपए, इंपोर्ट है मान लो 120 रुपए, तो आपको जीएनपी बतानी है। तो आप बता पाओगे ना? बता दोगे ना? ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है भी आपको। अगर जीडीपी दे दे भी, अगर है जो जीडीपी है वो 100 है, और जो एक्सपोर्ट है वो आपका 100 है, इंपोर्ट है वो 120 है, आपको जीएनपी बतानी है। तो कितनी आगे भी जीएनपी? जीएनपी लिख लो पहले। जीडीपी कितनी है अभी? 100 है। प्लस प्लस देते हैं साइन बीच में। विदेशों से प्राप्त जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो लिखते हैं, तो एक्सपोर्ट कितना है अभी? 100 का। इंपोर्ट कितना है? 20 का। सॉरी भी 120 का। तो कितना आ गया अभी? माइनस के 20 आ गए। तो हम माइनस करेंगे तो हमारी कितनी आ गई भी? जीएनपी 80 आ गई। क्लियर? समझ में आया? तो ऋणात्मक भी होती है जीडीपी, कई बार जीएनपी से अधिक होती है। कई बार जो जीडीपी है वो जीएनपी से अधिक होती है। क्लियर? क्योंकि अगर आपको मैंने सीधा ही बता दिया भी, जो जीडीपी है वो एक देश के अंदर की आय है, और जीएनपी है दूसरे देशों से प्राप्त आय हो रही है, वो भी हम प्लस करते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ गया भी तो जीडीपी से जीएनपी ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना, वो हम किसका देखा जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी। कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। अगर प्लस में जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारे देश का सबसे ज्यादा है, तो वो प्लस में रहेगी भी, जीएनपी ज्यादा रहेगी। अगर वो माइनस में है तो क्या रहेगा भी? कम रहेगी जीडीपी से। पहचान लोगे?
यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, क्लियर है भाई? कर लोगे? अब जीएनपी क्लियर भाई? अब लिखे एनएनपी में, ऊपर जीएनपी लिख रही हूं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट में इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट में। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी दोनों को इकट्ठा लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते तो पी से पी सेम है, एन से एन सेम है, बस चेंज इनमें है। पहले ग्रॉस भी टोटल है, सकल है वो क्या है, टोटल है। हमें क्या करना है, नेट शुद्ध निकालना है। तो जीएनपी से क्या माइनस करेंगे भी, मूल्यह्रास। क्या माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा भी हमारे पास, एनएनपी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, एनएनपी निकल के आ जाएगी। अगर जीडीपी से मूल्यह्रास माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, एनडीपी आती है। और जीएनपी से मूल्यह्रास माइनस करते हैं तो क्या निकल के आती है, एनएनपी आती है। इसका हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हो गया, जीडीपी और एनडीपी क्लियर, जीएनपी और एनएनपी क्लियर अभी? बस ये 4 लाइनें हैं जो तुम्हारे समझ में आ गई तो पूरी इनकम समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जीडीपी आए, डी आ गया जीडीपी, तो वो एक घरेलू डोमेस्टिक, घरेलू एक देश के अंदर क्या है, एक देश के अंदर क्या है। अगर जीएनपी दे दिया तो उससे क्या है भी, जो जीडीपी है उसमें क्या प्लस हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय वो प्लस हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर भी? अगर उनको आपको एनडीपी बनाना हो, एनएनपी बनाना हो, तो एनडीपी बनाना है तो जीडीपी से क्या माइनस कर देंगे, मूल्यह्रास माइनस कर देंगे, जो गिसावट वगैरह उनका माइनस कर देंगे, तो हमारा एनडीपी निकल के आ जाएगा। अगर एनएनपी बनाना हो तो जीएनपी से हम क्या कर देंगे, माइनस, मूल्यह्रास कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। एक बात और मेरे बच्चों ध्यान रखनी है, क्योंकि जो एग्जामर होता है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है, पर कई बार ना वो इतना घुमा कर देता है, जो ऑप्शन होते हैं ना तो उसमें जैसे अगर आ जाए सॉरी एनएनपी, ऑप्शन इस तरीके से सेट कर रखा हो एनएनपी, उसमें पहले से ही आपको एनडीपी दे रखा हो, पहले से आपको जीडीपी ना देके एनडीपी दे रखा हो, और विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय दे रखी हो, तो वो क्या निकल के आ जाती है, एनएनपी आ जाती है। ऐसे भी दे सकता है भी, एनएनपी हमें ऐसे भी लिख सकते, एनएनपी है वो ऐसे भी निकाली जा सकती है। ये लिख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, एनएनपी है वो एनडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, दोनों ही शुद्ध है, एनएनपी भी शुद्ध है। अरे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध है या नहीं है, उसमें अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्लस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? इसको इस तरीके से भी दे सकता है, जैसे एनएनपी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ऐसे भी इसको दे सकता है। तो ध्यान रखें, आपको सिंपल ही देखना है, समझने की कोशिश करें, ना कि ये रट्टाफिकेशन करें। जीडीपी से मूल्यह्रास निकालते हैं तो एनडीपी निकल के आता है, और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, एनएनपी बन जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है।
क्लियर है? अब इनको आगे पीछे भी कर सकते हो आप। अगर जो ये विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय यहाँ प्लस में दी है, अगर जाके एनएनपी से ये माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगी, एनडीपी निकल के आ जाएगी। इनको 2-4 बार करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब मान लो जैसे मैं आप मान लो मैथ करते हो, मैथ जैसा ही है, मैथ आप जैसे करते हो तो संख्या आगे पीछे लेके आते हो ना इक्वेशन के, जैसे मान लो ये है एनएनपी दिया है, एनएनपी मैंने ऐसे ही लिखा, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध है यहाँ प्लस में दिया है, इक्वल के बाद प्लस में है, आगे लेके आई तो क्या बन गया भाई, माइनस बन गई। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और पीछे जो लिखा है इक्वल में क्या लिखा है, जीडीपी मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, तो क्या इक्वल बन जाएंगे। इसमें अगर हम ये माइनस करते हैं तो क्या निकल के आएगा भाई, क्या निकल के आएगा, एनडीपी आएगी। यहां बराबर क्या निकल के आएगा, सुन लो भाई, बातें नहीं, बातें नहीं पढ़ना है, चुपचाप बैठे रहे, ध्यान से सुन लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुन लो। या मेरे को तो आता है, या मैं थोड़ी सीख रही हूं, मेरे को तो आता है। अब सुने, अगर एनएनपी से ये क्या है, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, उत्पाद है, मैंने कल तुम्हें बताया भी उत्पाद या आय कुछ भी दे सकता है, तो जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है उससे विदेशों से प्राप्त जो है हम आय माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आएगी, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको आगे वाले को भूल जाओ, पीछे पीछे वाले को याद करो। हमने पीछे जो किया था भी, जीडीपी से मूल्य हर्ष माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, एनडीपी आता है। तो इक्वल हो गया भाई, दोनों सेम आ गई। तो ये ध्यान रखना, आपको कैसे घुमा सकता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए भी जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है। जीडीपी से हम क्या माइनस करें तो एनडीपी आता है, मूल्यह्रास माइनस करें तो एनडीपी आता है। और जीएनपी क्या है, जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाती है हमारी, जीएनपी आ जाती है। और जीएनपी से हम मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं तो एनएनपी आ जाते हैं। क्लियर है? इनको आगे पीछे वो कैसे घुमा सकता है, फॉर्मूला जो मैंने पीछे तुम्हें ये 3-4 फॉर्मूले बताए उसी हिसाब से चल रहा है इसमें। क्लियर है भी? ईमानदारी से बताना कितने बच्चे हैं जिनको अच्छे मान लो 80% समझ में आ गया। बाकी भी 50 में कितने आगे फिर सारे, या कोई 20 वाला भी है? और तुम्हें ना 50 के ना 80 के, पीछे पीछे दो, हाँ कितने परसेंट समझ में आया, आ गया? क्लियर है? चल जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो फिर। जीडीपी में क्या इंक्लूड किया जाता है वो बता दे, 7 वाला। जीडीपी में क्या इंक्लूड किया जाता है वो बता दे, तेरी भाषा में बता दे, जैसे तेरे को समझ में आया वैसे, बातें नहीं भी, सुन लो ये। जैसे तेरे को समझ में आया वैसे बता दे, कोई जरूरी नहीं है मैंने लाइन लिखाई वही तू बताए, जोर से बोल। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम सभी वस्तुएं जो फाइनल गुड्स होती हैं और सेवाएं होती हैं उनके मौद्रिक मूल्य का जो जोड़ है वो क्या है, जीडीपी है। और जीडीपी में हम विदेशों से प्राप्त जो आय प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाती है, जीएनपी बन जाती है। और जैसे विदेशों से प्राप्त अगर करें तो एक्स माइनस एम लिखते हैं। क्लियर भी? इसको 2-4 बार पढ़ना, मानती हूँ कई बच्चे हैं प्रेशर है जिन्होंने पहली बार पढ़ी हो,
तो उनके लिए दिक्कत है। मैं ये नहीं कहती भी आपको एकदम बताने से आ जाएगी, परंतु एक दो बार पढ़ोगे तो मुश्किल भी कुछ नहीं है। तो आगे चले भी। जीएनपी लिखी, C प्लस I प्लस J प्लस प्लस जीएनपी को इस फॉर्मूले से लिखते हैं, और इसका ऊपर मैं जीडीपी का दोबारा लिख रही हूं ताकि बच्चे देख पाए भी इनमें और उसमें क्या अंतर है। C प्लस I प्लस और J। यहाँ तो तीन वस्तुएं जोड़ी गई है, उपभोक्ता, निवेश और गवर्नमेंट। कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट जोड़ा गया है। यहाँ कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और साथ में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, किन किन की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, किन किन की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। क्लियर भी? क्लियर है? अब अगर फॉर्मूले में दी हो, आपसे पूछ लिया जाए तो जीडीपी पहचान लोगे? किन तीन की है? उपभोक्ता, निवेशकर्ता और गवर्नमेंट। क्लियर है भी? सरकारी भी। उसके बाद अगर बात करें जीएनपी की, तो इसमें उपभोक्ता, निवेशकर्ता, सरकारी व्यय और आयात और निर्यात का जो अंतर आता है वो इसमें प्लस करते हैं। क्लियर भी? क्लियर है? एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो एक बैंक है भी, एक्सिम बैंक है, एक्स से, ई एक्स से एक्सपोर्ट बनता है, आई एम से इंपोर्ट बनता है, दोनों का प्लस है। और एग्जाम में पूछा गया है भी एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? 1982 में की गई थी। क्लियर में? ये तो हमने सीधा ही पढ़ लिया भाई, जैसे हमारी जीडीपी, जीएनपी, परंतु एग्जाम में इससे और घुमा के पूछता है कई बार भी। बाजार जो लागत के आधार पर, साधन लागत के आधार पर भी शुद्ध कौन सी है दोनों में से? अगर जीएनपी पूछे भी राष्ट्रीय आय में कौन सी हम जो आय है इंक्लूड करते हैं, राष्ट्रीय आय में कौन सी आय इंक्लूड करते हैं, शुद्ध अगर पूछ ले। सुन लो पहले, मैं दोनों लिखना नहीं है, आपको समझना है पहले। सुने ध्यान से देखें, यहां मैंने जीएनपी लिखा है फैक्टर कॉस्ट पे, यहां जीएनपी लिखा है मार्केट प्राइस पे। मैंने यहां लिखा है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, और यहां लिखा है मैंने मार्केट प्राइस पे। ऐसे भी दे सकता है विभुम। भी अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो तो आप पहले सुन लो भी, ऐसे ऑप्शन दिए और पूछ लिया जाए भी इनमें से शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, कौन सी सबसे शुद्ध मानी जाएगी, तो फैक्टर कॉस्ट वाली मानी जाती है हमेशा। कौन सी मानी जाती है? फैक्टर कॉस्ट वाली। साधन लागत पर जो आय आती है उसको सबसे शुद्ध माना गया। क्लियर? अब सी से बनता है भी फैक्टर कॉस्ट, एम पी से बनता है मार्केट प्राइस। अगर शुद्ध राष्ट्रीय आय में कौन सी आय इंक्लूड होती है भी? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर है कॉस्ट, साधन लागत, और यहां बाजार है कीमत पे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भी शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, और जैसे आपका ऑप्शन वो अगर पूछ ले, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं जैसे बताने के लिए बच्चों को, शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन दिया फर्स्ट, बातें नहीं भी, जीडीपी, मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस,
जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, तो कौन सी है अभी शुद्ध? एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय अगर पूछ ले, ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म नहीं दी होती, सीधा दी होती है। दो चार बार पढ़ोगे तो इसका मुश्किल भी कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है भी अब से दिया हो वो फैक्टर कॉस्ट दी हो। फैक्टर कॉस्ट के दो दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। पहचान यहां तक होगी, ये तो निकल ही गई बाहर। अब इसमें देखना है भी यहाँ क्या दे रखा है, ग्रोस दे रखा है। यहाँ अन भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है डी दे। यहाँ क्या है, टोटल बताया गया है। हमें शुद्ध देखनी है तो एन पे जाएंगे। ग्रोस, ग्रोस से हम नेट पे जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं, मूल्यह्रास माइनस करते हैं। क्या करते हैं, मूल्यह्रास। क्लियर भी? अगर पूछ ले भी शुद्ध राष्ट्रीय आय कौन सी है, तो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे दी है वो शुद्ध मानी जाती है। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? ये तो थी सिंपल बात। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है वो समझे भी। पहले मार्केट प्राइस ले रही। अगर जीएनपी मार्केट प्राइस पर दी हो, इसमें क्या होता है भी, जैसे हम हमारे पास पैसे आए, पहले अपना सीधा एग्जांपल लेके समझो भी, जो हमारे पास आए पैसे आए, जो साधन लागत होती है ना उसमें सब्सिडी प्लस की जाती है, और मार्केट प्राइस होती है ना, जो टैक्स वगैरह जो होता है भी, अन्य जो मार्केट प्राइस क्या देखती है, मार्केट प्राइस साधन लागत नहीं देखती। जैसे मैंने आपका गेहूं, मैं एग्जांपल देती हूँ भी, किसान जैसे गेहूं लेके आता है तो वो मार्केट बहुत कम है भी, रियल केस उसका पूरा अगर देखे किसान की मेहनत, तो क्या गेहूं की कीमत इतनी भी होती है भी? जो गेहूं है, क्या कीमत उसकी पूरी, अगर उसकी सारी मेहनत देखें तब क्या गेहूं की कीमत इतनी होती है? इतनी नहीं होती है। ये जो इनकम रखी गई है, जो गेहूं की कीमत रखी गई है, ये हमारी सरकार ने इस तरीके से रखी। कुछ इसके पीछे रीजन है भी, हर जो गरीब है वो उसका पे कर पाए। हर गरीब है वो भी खाने से वंचित ना रहे, रोटी ऐसा कोई ना हो जिसको रोटी नसीब ना हो। तो गेहूं की कीमत सबसे ज्यादा कम क्यों रखी जाती है, मेन रीजन यही है भी, हर कोई उसको परचेज कर सके। क्या कर सके उसको, हर कोई व्यक्ति उसे परचेज कर सके। सारी इंक्लूड नहीं की जाती भी, बहुत कम है। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, अब कोई जैसे किसान कोई सब्जी लेके आता है मार्केट में तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। जैसे मान लो हम गाजर को मान लेते हैं, पीछे भी गाजर है, किसान जो लेके आ रहा है 1 किलो की जो कीमत थी वो 2 रुपए थी भी। 1 किलो गाजर की कीमत थी 2 रुपए थी। मार्केट में जब कोई खरीदने वाला था, सब्जी हमें चाहिए तो हम जाएंगे मार्केट से लेने के लिए, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाती है उसकी, 10 रुपए हो जाती है। किसान ने बोई 2 महीने 4 महीने जितने भी लगे, उसकी तो कीमत है 2 रुपए 1 किलो की, और 2 घंटा के बाद मार्केट में आ जाती है तो कीमत बढ़ जाती है 10 रुपए। क्या रीजन है भाई, 2 किलो 10 रुपए की मिल रही है? क्या भाई जो खरीदार है उन्होंने कुछ मिला दिया उसमें? तो क्या दिक्कत है, आप बताएं मुझे। आपके हिसाब से शुद्ध कौन सी है, कौन सी है? ये फैक्टर कॉस्ट पे आई है, ये शुद्ध कहलाएगी। ये मार्केट प्राइस पे, ये शुद्ध नहीं है। इसमें टैक्स वगैरह वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं, मार्केट डिसाइड करती है कीमत। शुद्ध कौन सी है, 2 रुपए है, जो एक किसान को सीधी खरीदी गई। 2 घंटे में रेट बढ़ गए 10, जिनके 2-3 महीनों में जिन्होंने गाजर पकाई होगी, जो लेके आया है मार्केट तक, उसके 2 रुपए मिल रही हैं, और 2 रुपए किलो गाजर मिल रही है। और मार्केट में फिर सब्जी बनाने के लिए हर उपभोक्ता कंज्यूमर जाता है तो उसको 10 रुपए मिल रही है। तो ये क्या रीजन है, सोचा करो भाई, तो खुद सोचो क्यों भाव बढ़े। आड़तिया ने तो कोई तेल, ये थोड़ी आड़तिया खुद लेके आया था, किसान लेके आया था। तो ये जो मार्केट और फैक्टर जो कॉस्ट में अंतर है, यही अंतर है भाई।
ये जो अंतर है, यही अंतर है। वो कहते हैं भी यहाँ बोली लगती है, टैक्स वगैरह भरते हैं, वो मतलब उसका इतना ही चेंज हो गया, जिनकी 2 महीने में कोई कीमत नहीं चुका पाया और वो 10 मिनट में चुका देता है, 2 घंटे के बाद वो 10 की कर देता है। समझ पाए भी? कभी सोचा ऐसी कोई बात हो? नहीं सोचा। अगर कोई ये कहते मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, कर सकता है अपनी भाषा में, क्यों बढ़ी? नींद आ रही है? ये सोच के देखना भी किसान गरीब क्यों है, इसी वजह से गरीब है। पैसे वाला जो आड़तिया वगैरह है, इनके पास पैसे क्यों आते जा रहे हैं, बस यही है। मैंने तुम्हें यही रीजन बताया भी सबसे ज्यादा। अब अगर एमएसपी का जिक्र आता है, किसान को बहकाता है भी आप मारे जाओगे। अरे हम तो पहले ही मारे गए। तो मेरे बच्चों, हमारे माँ बाप जो है वो अनपढ़ है, वो इन चीजों को नहीं समझ रहे, हम समझा सकते। मानती हूं चेंज एकदम से नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे आ जाएगा। अब पीछे तो डिस्कस हो रही है, आ गया समझ में? 10 रुपए कैसे होगी 2 से? तो फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट में तुम्हें कुछ समझ में आया भाई? पहले इसका लिख लो, इसको पूरा करते हैं फिर आप आगे समझते हैं। मार्केट प्राइस दी हो, अगर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दी हो, तो इससे अप्रत्यक्ष कर प्लस किया जाता है और माइनस सब्सिडी की जाती है। सब्सिडी माइनस की जाती है। सब्सिडी क्या होती है भी? सब्सिडी किसको मिलती है? कोई ऐसा हो जो सब्सिडी ले रहा हो किसी में? क्या है सब्सिडी? शायद क्लास में जिक्र भी हुआ है, बात भी हुई थी सब्सिडी को लेके। क्या है भी सब्सिडी? नाम तो सुन रखा है सभी ने, फिर क्या है बता दो। सरकार देती है सब्सिडी। किसमें देती है? लड़कियों ने तो अपनी बता दी हुई, तुम बता दो जमींदारों। किस पे देती है? सोलर पे देती है। और किस पे देती है? हाँ जी, कृषि यंत्रों पे देती है। जो यूरिया खाद है, खाद वगैरह है, उस पे भी सब्सिडी देती है सरकार। अब सुन लो, सुन लो भाई, बातें नहीं भी, बातें नहीं। इन्होंने अपनी बता दी भी गैस पे सब्सिडी मिलती है, तो उनका जो काम था उन्होंने बता दिया। अब आपने बता दिया भी कृषि के जो प्रोडक्ट है, वो जो यंत्र है भी, जैसे हम कोई मशीन लेके आते हैं, सोलर प्लांट जैसे हम लगाते हैं अभी, सोलर जो है आप कह रहे हैं भी जो सोलर फ्री उसमें 70। अरे बातें नहीं, जो एग्जाम में आना था उसमें से अब 1-2 और बातें, परंतु समझने के लिए बहुत कुछ। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बन गया, गैस सिलेंडर की बात ले लेते हैं, क्योंकि भाई लेडीज को खुश रखना आपको पता है, सुबह वाली बात दोहरा दो। गैस सिलेंडर भी, गैस सिलेंडर को ले लेते हैं, सुन लो। गैस सिलेंडर जो बन के आया भाई, ये गैस सिलेंडर भर के आता है, तो उसकी कीमत थी 800 रुपए में। अरे मान लो, मैंने मान लो बोल दिया, गैस सिलेंडर की कीमत थी 800 रुपए। 800 रुपए में हर कोई परचेज नहीं कर सकता भी। तो सरकार ने क्या कहा, जो भी कंपनी है, रिलायंस ले लेते हैं, मान लो रिलायंस ले लेते हैं, इन्होंने इसके साथ सरकार ने डील की। सरकार ने कहा कि हर कोई ये चीज, ये 800 रुपए परचेज नहीं कर पाएगा, तो 400 तो आपको जो कंज्यूमर है वो देगा।
अरे तुम आ जाओ आगे, तुम्हें अच्छी तरीके से आता है, तुम आ जाओ, मैं तो बैठ के सुन लूंगी वहां। मैंने तुम्हें कहा पढ़ने के सिवा सीखना भी बहुत जरूरी है, ताकि तुम घर वालों को बता सको भी तुम पढ़ रहे हो। मैं हर रोज बोलती हूँ नौकरी लगना कोई जरूर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीखना इंपॉर्टेंट है जिनके। 800 रुपए का रिलायंस ने सिलेंडर तैयार कर दिया, अभी 800 रुपए की इसकी कीमत है। सरकार कहती है भी 800 रुपए हर कोई परचेज नहीं कर सकता, तो आप जो है 400 रुपए कंज्यूमर से ले लो, 400 रुपए हम दे देंगे आपको। ये क्या है? सब्सिडी है। गैस सिलेंडर पर ये सब्सिडी देती है 400 रुपए, मान लो। और आप बहस मत करो भी 200 देती है 300 देती है, वो बहस मत करो, सुन लो सब्सिडी का मीनिंग क्या होता है। 400 रुपए सरकार अपनी जेब से बचती है। अब सुने, जब ये अब खत्म कर दी है गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, धीरे धीरे जो महिलाएं हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ, मान लो कहते हैं ना वोट बैंक भी तो बनाना पड़ता है ना सरकार को, कई रीजन होते हैं भाई। तो तुम्हारा सब्सिडी के साथ समझना है भी महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं भी, एक सिलेंडर अगर आप भरवाते हो, जैसे कौन सी योजना चली थी वो सिलेंडर को लेके, जिनको हर उज्जवल योजना है ना, हाँ, जिसपे अगर एक भी जैसे चूल्हा भी दिया गया सिलेंडर भी दिया गया और उसकी कॉपी भी बनी, अब कह रहे हैं भी उस कॉपी से हर सिलेंडर पे जो पैसे है वो उनके खाते में आएंगे, ये बात चल रही है। सुनो, सरकार ये पहले बहुत चलता था सिलेंडर, आपने देखा होगा जब 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो हमें मार्केट से परचेज करके लेके आना पड़ता था। हमारे गांव और गली में कोई बेचने वाला नहीं आता था। क्या आता था? आज जितने आते हैं पहले इतने आते थे? नहीं आते थे। रीजन सुन, 400 रुपए का सिलेंडर था तो मार्केट में जो भाई काला बाजारी भी तो चलती है, तो वो क्या करते थे, रिलायंस ने दे दिया भी आपको हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा, और गांव में 6-6 महीने एक सिलेंडर चल जाता है। शहर की बात नहीं करी मैं, गांव की बात कर, तो 6 सिलेंडर बच के, तो जो इसको खरीदता था, जो कट्ठे सिलेंडर लेके आता था मार्केट, जैसे मान लो 100 सिलेंडर ले लिए, 100 सिलेंडर लेके आया, वो क्या कर रहा है अभी, जैसे अगर 400 रुपए सरकार दे रही है, 400 जो उपभोक्ता है खरीद रहा है वो दे रहा है, परंतु मार्केट तक हमें जाने में 2 बंदे चाहिए थे, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला और एक पीछे उसको पकड़ने वाला चाहिए था 2 व्यक्ति, उनकी दिहाड़ी और मोटरसाइकिल का तेल जहां भी मिलता था। 2 बंदों की दिहाड़ी फैलाई और उसके साथ वो, अब ये क्यों खत्म कर दिया? ये चीज है ना, सबसे ज्यादा पैसे कमाने का ब्लैक मनी है ना, सबसे ज्यादा है। सरकार से 400 ले रहे हैं, बाद में क्या करते हैं, जो किनको भी जैसे मान लो ये हलवाई होते हैं, इनको इकट्ठे चाहिए होते हैं ना सिलेंडर, भी जैसे शादी वगैरह का माहौल होता है सिलेंडर इकट्ठे चाहिए होते हैं, वो सीधा डील करते हैं इनसे भी हमें 50 सिलेंडर इकट्ठे चाहिए, तो इनका ये कम कर देता है, लाइन में जाए आज आपकी बारी में, अभी कल आना, सिलेंडर इतने आए थे, तो बीच में उन्होंने क्या कर दी, धंधा दौरी कर दी, बीच में उन्होंने 50 सिलेंडर बेच दिए, 400 सरकार दे रही है, उनको क्या दिया भी आपको 500 में दे देंगे, हम 500 दे देंगे, आप 50 सिलेंडर दे देंगे पर आपको 500 रुपए लेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, उनको काम करना है, तो वो अपने 50 सिलेंडर 500 के भाव से ले गए, 500 के भाव से ले गए, तो 100 रुपए यहाँ से कमा लिए, 400 सरकार दे रही है, तो ब्लैक मनी आ गई ना उसके पास, कमा लिए ही नहीं कमा लिए। अब ये सरकार ने ये सब्सिडी खत्म कर दी, तो रिलायंस क्या आ रही है, हर गली में आ रही है, बेचने आ रहा है, और घर जाके सिलेंडर उठाता है गाड़ी से, रसोई में लेके वो लगा के और आता है। आपने देखे होंगे गांव में ऐसा होता है, अभी लेडीज कहती है मेरे से सिलेंडर नहीं उठाया जाता, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं सिलेंडर उठाता है गाड़ी से और रसोई में लगा के भी आता है, और संपर्क कर लेना, ये नंबर है हमारे। तो किसका रीजन है अभी, किसका है अभी, सब्सिडी खत्म कर दी, फायदा किसका भी, किसका फायदा? अरे आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? 2 व्यक्तियों की दिहाड़ी बच गई, मोटरसाइकिल का तेल बच गया, और सिलेंडर आज खत्म हुआ 2 घंटे बाद मिल जाएगा, नहीं तो 1 महीने तक नहीं मिलता था। परंतु क्या कह रहा है अभी 400 रुपए बच रहे मैडम, और जिनके पास टाइम था, जो पहुंच पाता था,
हर आज जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं ना, उतने हर गृहिणी यूज नहीं कर सकती थी पहले। आज हर गली में आता है, हर मोहल्ले में आता है सिलेंडर वाला। तो ये खत्म करने का जो काम किया भी हर लोगों तक पहुंचे। वैसे अगर किसान की बात करें ना, किसान जो यूरिया खाद पे दे रहा है, मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बताया था भी यूरिया खाद पे सब्सिडी ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा। और इसका फायदा किसको हो रहा है? जैसे यहाँ सिलेंडर पे किसको फायदा हो रहा था? रिलायंस को फायदा हो रहा था। वैसे ही यहाँ किसको फायदा हो रहा है? बड़े किसानों को। किसको भी? बड़े किसानों को। क्योंकि पहले ही उनके पास 100 किले हैं, और मान लो 1 किले में 1 यूरिया खाद का कट्टा गिरा जाता है, डाला जाता है, जो भी है। अब बहस मत करना, समझा रही हूं। 100 यूरिया कट्टे चाहिए, 700 रुपए कट्टा हो तो कितने हो गए भी? 70,000 हो गए। अरे यूरिया का कट्टा 70,000 हो गए। 100 किले वाला जमींदार है, 1-2 किले वाला है, तो कितने रुपए हो गए भी? 7 का और 2 चाहिए तो 1400 रुपए। सरकार दे रही है 250 या 300 का दे रही है? 250 का आता है यूरिया का कट्टा, 270 का आता है। चलो ओरिजिनली लिख देते हैं, 270 का। इसका जो खर्चा है ये 600 में तैयार होता है भी। मान लो ये 600 में तैयार होता है, जो 270 का देता है, इतने जो पैसे माइनस करते हैं ये सरकार सब्सिडी भरती है भी। अगर ये सब्सिडी खत्म कर दे सरकार, तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको भी? छोटा किसान क्या कर रहा है? उसको तो 2 खरीदनी है, अगर वो कर दे 700 की तो 1400। आए पहले वो क्या दे रहे? 270 कितनी होती है? 540 540 होती है। 540 हो रही है, अब 1400 दे रही है। बाकी जो सब्सिडी मिलती है वो इनके खाते में ट्रांसफर कर दे, तो देश का भी सुधार हो जाएगा और देश का पैसा बच जाएगा। अब ये कहे मैडम किसानों को यही मिलता है, वो ही आपने कह दिया। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं तुम्हें समझाने के लिए भी, ये सब्सिडी जो है ना, सबसे ज्यादा फायदा कौन ले रहा है? बड़े किसान ले रहे हैं। और जैसे अगर सिलेंडर की बात मैंने बताई दी भी, गांव में तो आज भी एक सिलेंडर लगता है 6 महीने के लिए। उसका फायदा लेने वाले कोई और उठा जाता है। तो वो खत्म करने के लिए गांव में ग्रामीणों को, जो जो लेडीज है उनके खाते में पैसे दे रहे हैं, चाहे मान लो 100 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, वो खुश है उनसे। मान लो वो यूज कर रही है, जो मतलब उसको बचाया जाए भी धुएं से। मतलब मानती नहीं है वैसे गांव की औरतें, मैं भी एक गांव से हूँ बिल्कुल, मैं भी ये बात समझाती हूँ मेरे घर में, परंतु माना जानना नहीं, मैं खुद सुबह उठ के चाय बनाती हूँ चूल्हे पे, मैं खुद बनाती हूँ। सिलेंडर पे चाय नहीं बनाती, चूल्हे पे बनाती हूँ। और बनाने की कोशिश करते हैं ना तो हम मोहल्ला बन जाता भी, लड़ाई बेशक कर लो, चाय नहीं बनाने दी जाती। मैं खुद की बात बता रही हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा, इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला है। टाइम लगेगा धीरे धीरे चेंज करने। सरकार उन गृहिणियों को बचाने के लिए सपोर्ट कर रही है, उनके पैसे, क्योंकि महिलाओं को क्या चाहिए? थोड़ा सा लाभ बेनिफिट दे दो और महिलाएं खुश हो जाती हैं। तो उनको किसी तरीके से भी, ताकि वो यूज करने लग जाए, इस बहाने से कापी बना ले, हर वो लिंक हो। जैसे उन्होंने बताया भी बैंक खाते में जैसे 0 खाते खुलाए, तो वो महिलाएं समझे उस बात को। महिलाओं को जो नारी शक्ति है उसको बढ़ा देना, इन्हीं चीजों से नारी शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि वो जाके कुछ समझे। ये नहीं है जैसे सर ने सुबह वाली ड्राम वाली बात बताई, वो कुछ ही नहीं है। वो सोशल मीडिया ने इतना उसको उछाल के रखा है, नेगेटिविटी फैल रही है। एक जेंट्स पे इतना अत्याचार होगा, सोशल मीडिया कितनी वायरल कर रही है। महिलाओं पे हर रोज अत्याचार होता है। ये सुन लो, सोचने कहते हैं ना, सोशल मीडिया क्या है? गुमराह कर रहा है जनता को। क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। और देखना, जिन्होंने ये ड्रम पे वीडियो बना रखी है ना, इतने व्यू, इतने मिलियन पे पहुंच गए रातों रात। देखने वाले इतने फ्री हैं भारत में, और चाव से देख रहे हैं। लेडीज भी चाव से, जेंट्स भी चाव से, बिल्कुल चाव से। अरे समझ लो, कुछ कुछ भी नहीं है। रील तो मैंने कहा ना, इससे अच्छा कोई मूवी अच्छी देख लेते, कुछ सिखा के जाते तुम्हें। अगर तुम कोई अच्छी सी मूवी देखते हो तो कुछ सिखा के जाते लाइफ में। रील कुछ नहीं है। ड्रम से क्या होता है?
क्या उसका कोई बेनिफिट मिला आपको? नहीं, देखने का बेनिफिट मिला कोई? कोई खुशी मिली हो, कोई संतुष्टि मिली हो, कोई पैसे मिले हो? इतनी फ्री है हमारे देश की जनता, इतनी फ्री है। मैंने सच बताऊं, मैंने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ सर मजाक कर रहे होते ना, तब भी मैं कहती हूँ कि ये सर जनता सिर्फ लोगों को ध्यान खींचना, बेरोजगारी है उसको बढ़ावा देना। तो ये मेरे बच्चों, तुम ही समझ सकते हो, तुम खुद छोड़ सकते हो। ये नहीं है भी नेट मिला 1.5 GB, वो कैसे मैडम निकालना तो होता है। अपनी माँ को भजन सुना दो, अपने पापा को सुना दो, खुद सुन लो। तुम्हारी जो ये जिंदगी है ना, अब भजन कौन सुने मैडम? 50-60 जो जिंदगी तुमने ले रखी है, जिंदगी छोटी है। जिस दिन तुम रील देखना बंद कर दोगे, अच्छा सोचना बंद कर दोगे, जितना तुम्हें मालिक ने दिया है उसमें तुम खुश रहने लग जाओगे। नहीं तो तुम्हारे पास चाहे करोड़ रुपए आ जाए और जैसे तुम कर रहे हो तो खुश कभी नहीं रह सकते भी। आजकल ये मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं ना, जो छोटी छोटी उम्र में युवा जा रहे हैं, रीजन यही है इसका, और कोई रीजन नहीं है। मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रही, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे ये आजकल जो बात चली है, जैसे पीछे महाकुंभ चल रहा था, महाकुंभ के बाद ये स्पीड ले ली। पहले वो IIT बोले बॉम्बे, अब ये आ गया। तो ये कुछ भी नहीं है कोई। मैं तो ये कहती हूँ भी कोई घटना है जैसे स्कूलों की होगी, भी कोई और रीजन हो गया, सोशल मीडिया उसको वायरल करे ना। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना। तो ये सब्सिडी समझ में आई या नहीं आई? आ गई? क्या है सब्सिडी, बताएं फिर। बातें नहीं ली है, बातें नहीं। GNP अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो, बातें नहीं, लिख लो इसको हम। GNP मार्केट प्राइस प्लस क्या करेंगे इसमें, माइनस करेंगे भी, अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे। प्लस सब्सिडी। पहले हमने मार्केट पे निकाली थी क्या, अब फैक्टर पे आ गए। फैक्टर पर में निकालनी हो, सुन लो ये, अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो सब्सिडी प्लस होती है, मार्केट पे निकालनी हो सब्सिडी माइनस होती है। फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो तो GNP मार्केट में से अप्रत्यक्ष कर माइनस होता है। अगर मार्केट पे निकालनी और फैक्टर कॉस्ट दे रखी हो तो क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर प्लस होता है। दोनों लिख रही हूँ यहाँ ताकि आपको समझ में आ जाए। GNP मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष का माइनस सब्सिडी। क्योंकि सब्सिडी किन पे मिलती है भी, साधनों पर मिलती है। किन पे मिलती है, साधनों पर, फैक्टर पर मिलती है। और जो अप्रत्यक्ष कर है वो किन पे मिलता भी, बाजार पे। जैसे मैंने तुम्हें पैसे वाला समझाया कि किसान की जो गाजर है वो 2 रुपए किलो आती है और मार्केट में आते ही 10 की हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो। अब एक बात और सुन लो, यहाँ अगर लिखा हो, जैसे यहाँ इसके आगे ऐसे लिख सकते हो, एन भी लगा सकते हो, जी की जगह एन भी दे सकता है, आएगा, बाकी सेम रहेगा सर। ये जी मैंने एन लगाया, ये सूद हो जाता है, और जी लगाया वो क्या हो जाता है, स्कल हो जाता है। बाकी जैसे अगर GNP, जैसे GNP की बात करते हैं तो यहाँ NNP आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद आ जाएगा। अगर GNP दिया तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या होती है भी, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो तब सब्सिडी प्लस होती है, निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे। अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो सब्सिडी माइनस होती है। जो मार्केट प्राइस निकालनी है तो अप्रत्यक्ष कर प्लस होता है। फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो GNP तो अप्रत्यक्ष कर माइनस होता है। क्लियर भी, क्लियर है? इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है।
प्रति व्यक्ति आय, देखो पर कैपिटा इनकम, इसे क्या बोलते हैं भी, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय होती है भी जो राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग दे तो प्रति व्यक्ति आ जाएगी। कुल है जनसंख्या से भाग दे दो, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। ये मैंने लिखाया है तुम्हें। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछे, भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वो किसकी है, गोवा की है भी। किसकी है भी, गोवा की है, जिसकी राजधानी क्या है भी, पणजी है। और गोवा है वो अपनी 19 दिसंबर को अपना कौन सा डे बनाते हैं अभी, स्वतंत्रता दिवस मनाता है भी। गोवा 19 दिसंबर को अपना कौन सा दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और सबसे अगर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूछे भारत में, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस देश की अभी, किस राज्य की, सॉरी बिहार में सबसे कम किसकी है, बिहार की है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सिंपल, ये वाला भी पूछा जा सकता है प्रति व्यक्ति आय कैसे भी। और ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ ना कई बार जीएनपी सीधा भी दे दे, जीएनपी दे दे, कई बार एनएनपी दे दे, तो ये तुम्हें ध्यान रखना भी। जीडीपी और जीएनपी में अंतर तो समझ ही गए होंगे। अगर यहाँ सीधा फॉर्मूले में राष्ट्रीय आय ना दे के वो सीधा जीएनपी दे देता है, एनएनपी दे देता है, तो ऊपर हमेशा क्या रहेगी, राष्ट्रीय आय रहेगी। शुद्ध अगर माने तो फैक्टर कॉस्ट पे जो एनएनपी होती है वो सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय मानी जाती है। बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे सिंपल पूछेगा। क्लियर, प्रति व्यक्ति आय निकाल लोगे। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी, 3.25 लाख के लगभग है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 3.25 लाख के आसपास है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय टोटल पूछे तो 2.25 लाख के आसपास है। भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय करें भी सीधा ही, अगर भारत में प्रति व्यक्ति आय पूछे, भारत की बात करें तो ये 2 लाख प्लस ही है भी, 2.25 लाख के आसपास है, 25 लाख। अगर हरियाणा की बात करें, क्योंकि अब बजट आया तो वहां लिखा है बजट में ये 3.25 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आय। सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय राज्य की पूछे तो किसकी है, गोवा की। कम पूछे तो किसकी है, बिहार की है। ये तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई। अब कई बार पूछता है भी जो व्यक्तिगत जो व्यय योग्य आय, कई बार है पूछ लेता है भी व्यक्तिगत है व्यय योग्य आय। व्यय मतलब खर्च करने योग्य आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय मतलब व्यक्ति की जो खर्च करने योग्य आय जो बचती है उसके पास। लिखो भाई, ये आएगी प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति आय माइनस प्रत्यक्ष कर भी, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध पर अप्रत्यक्ष कर लिख लो भाई। शुद्ध है अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दो, प्रति व्यक्ति आय से क्या कर दे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध है अप्रत्यक्ष कर। जैसे पैसे आगे भी जो तो हम टैक्स वगैरह देते हैं, व्यक्तिगत आय तो सीधी आ गई, उससे टैक्स वगैरह जो हमारे शुल्क है, जुर्माना है, जो हम सारा उससे माइनस कर देते हैं। तो जो हमारी व्यय योग्य आय बचती है वो किसे, प्रति व्यक्ति आय से माइनस करते हैं हम शुद्ध अप्रत्यक्ष आय। जो टैक्स वगैरह सारे निकाल दिए जाते हैं प्रति व्यक्ति आय से, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, जो व्यय करने योग्य आय है वो हमारी निकल के आ जाती है। क्लियर में, क्लियर है ये।
एक हिंदू वृद्धि दर, और अब वन लीनियर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे। देखो भी एग्जाम में वन लीनियर पूछा गया है भी, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर किसको बोला जाता है? राष्ट्रीय आय को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? राष्ट्रीय आय को बोला जाता है। ये वन लीनियर में आता है। हिंदू वृद्धि दर किसको बोला जाता है? राष्ट्रीय आय को बोला जाता है। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन इकट्ठा करता है? जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय, इसका अनुमान कौन लगाता है? इसका डाटा कौन जारी करता है? अरे कल तो बताया है क्लास में, नेशनल जो इनकम है इसका जो डाटा जो जारी करता है वो कौन करता है भाई? पहले सीएसओ करता था। पहले क्या करता था? पहले सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया, फिर वैज्ञानिक पद्धति की पूछे तो किसने किया? BK RB राव ने किया। उसके बाद अगर पूछे तो सीएसओ ने किया था। सीएसओ क्या है भी? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस भी, जो केंद्रीय सांख्यिकी का कार्यालय भी क्या है? ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये कल मैंने बता दिया भी, ये करता था, अब नहीं है। अगर सीधा अगर पूछ लिया जाए, मान लो ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझना है तुम्हें, क्वेश्चन कैसे पूछे। इसके साथ मैंने तुम्हें कल बताया भी एनएसएसओ और होता है, जो क्या है भी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी जो स्थापना की गई वो 1950 में की गई थी। ये जो आंकड़े देते था ना, किससे संबंधित देता था? गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी। गरीबी और निर्धनता तो एक ही बात है, बेरोजगारी। बेरोजगारी से संबंधित जो डाटा देता है वो कौन देता था? एनएसएसओ देता था। और जो राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा देता था वो कौन देता था? सीएसओ देता था। इन दोनों का हेडक्वार्टर पूछ लिए तो नई दिल्ली में भी। कहाँ है भी? नई दिल्ली में है। ये कल वाली क्लास जरूर देख लेना भाई, उसमें मैंने सारा लिखा है। वर्तमान में इन दोनों संगठनों को मर्ज कर दिया गया। सुन लो भाई बातें नहीं, इनको मर्ज करके अब इनका नाम दे दिया गया एनएसओ। अब इन दोनों को प्लस करके इसका नाम क्या कर दिया गया? एनएसओ कर दिया गया। जो क्या है भी बातें नहीं, लड़कियों की बातें बहुत आती है। एनएसओ भी, एनएसओ की फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस पे। इसकी जो स्थापना की गई, इन दोनों को मर्ज किया गया 2019 में। अब जो राष्ट्रीय आय से संबंधित पूछ लिए, चाहे गरीबी से पूछ लिए, चाहे बेरोजगारी से पूछ लिए, उनका डाटा कौन देता है? अब एनएसओ देता है। अब सुने, अगर पूछ लिया जाए भी राष्ट्रीय आय जारी कौन करता है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन को समझना है भी। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय जारी कौन करता है? डाटा कौन देता है? ऑप्शन है इसमें, सीएसओ देता है, एनएसओ देता है, आरबीआई देता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन बना हो तो इसमें डाटा जारी कौन करता है? राष्ट्रीय आय का सीएसओ देता है। कौन देता है? सीएसओ। अगर वहां ऑप्शन में ये लिख दिया जाए, जैसे यहां अगर आ जाए एनएसओ दे दे, तो आप कौन करेगा? एनएसओ करेगा। क्लियर? वो आपके ऑप्शन पे जहां एनएसओ लिखा है तो एनएसओ पे जाना, एनएसओ ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको सीएसओ पे जाना है। क्योंकि एग्जामर वो होता है जो एग्जाम बनाने वाला होता है, या तो उन्होंने PYQ उठाए हों, पीछे के सेम उठा लेता है तो उसमें सीएसओ दे रखा होता है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? और अगर एनएसओ की पूछे तो हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी ध्यान रखना, नई दिल्ली। एक लाइन और है बस, लास्ट लाइन। सीएसओ समझ में आया? जो राष्ट्रीय आय का डाटा देता है। एनएसओ गरीबी और बेरोजगारी के बारे में रिपोर्ट देता है। आरबीआई है जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय उसका आंकड़ा कौन देता है? आरबीआई देता है। इसके पीछे लिख लो।
इसी क्वेश्चन के पीछे लिख लो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के आंकड़े जारी करता है भाई। जारी कौन करता है? आरबीआई करता है भाई। विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध है उसका आंकड़ा जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन करता है भाई? सीएसओ करता था, वर्तमान में एनएसओ करता है। ऑप्शन इस तरीके से एनएसओ ऑप्शन में दे रखा है तो एनएसओ पे जाना, अगर नहीं दे रखा है तो आप सीएसओ पे जा सकते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें हमने किसका नाम पढ़ा भाई? VKV राव का पढ़ा। क्लियर है भाई? थैंक यू भाई।